Welcome. Today we will start with the chapter 10 water in the atmosphere. हम लोग अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो हमें वाटर कई सारे फॉर्म में दिखाई देता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, जैसे मॉर्निंग के टाइम में हम लोग देखेंगे तो ओस की छोटी छोटी बूंदें पड़ी रहती हैं, तो वो भी वाटर का एक फॉर्म है। आप बारिश के मौसम में देखेंगे बारिश होती रहती है लिक्विड फॉर्म में, वो भी आपके वाटर का एक फॉर्म है। देन आप देखेंगे कभी कभी हिल स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं, ओले पड़ते हैं, वो वाटर का थर्ड फॉर्म है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। तो वाटर जो है वो कई सारे फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। और ये वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता कहाँ से है? आपके जो प्लांट्स हैं उनसे ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, प्लांट की पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जो प्लांट की पत्तियां होती है, और उन्हीं पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो निकल के आपके इवापोरेशन के थ्रू आसमान में चला जाता है। तो जब प्लांट से आपका वाटर निकलता है तो उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। जो आपकी रिवर्स है, कैनाल्स हैं और बहुत सारी वाटर बॉडीज है, उस उनसे इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो वाटर है वो कई सारे फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और कई सारे फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बाई वॉल्यूम जो आपके वार्म और वेट ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे 4% बाई वॉल्यूम वाटर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, जबकि जो ड्राई या फिर पोलर रीजन्स है वहां पे 1% बाई वॉल्यूम वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स वाटर के बारे में। पहला टर्म है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी देखेंगे तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, नमी। ठीक है, जो इवापोरेशन होके जाएगा, ट्रांसपायरेशन होके जाएगा, वही जो नमी आपके एटमॉस्फेयर में है उसी को हम कहते हैं आपका ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो है वो हर जगह पे वेरी करती है। ह्यूमिडिटी जहाँ पे आपके वाटर सोर्स ज़्यादा है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पे वाटर सोर्स कम है वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो सकती है। जैसे डेजर्ट एरिया में जाएंगे हवा में ह्यूमिडिटी कम रहती है, और आप अ, इधर जहाँ पे वाटर सोर्सेज ज़्यादा है जैसे आपकी बे ऑफ बंगाल के आसपास का रीजन या फिर अरेबियन सी के आसपास का रीजन, वहां पे आप चले जाएंगे, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, इन सब जगहों पे जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये वाटर सोर्सेज के पास में है। आपकी ह्यूमिडिटी यहाँ पे दो टाइप से दी गई है। पहला है आपका ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऐसी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, मान लो जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे, एक्चुअल में 30 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी टाइम में जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो एट अ गिवन टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग कहेंगे अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कि जितना एक्चुअल में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है किसी भी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहेंगे? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आप मान सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम अमाउंट जितना होल्ड करता है, होल्ड कर सकता है आपका एटमॉस्फेयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, और एक्चुअल कितना प्रेजेंट है, एक्चुअल वाटर वेपर। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका होल्ड कर सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर मैक्सिमम, लेकिन अभी उसमें प्रेजेंट है बस 50 ग्राम ऑफ वाटर किसी पार्सल ऑफ एयर में, तब हम उसी को क्या कहेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि आप उसको रिलेट करके निकाल रहे हैं, ये हमेशा रेशियो के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर विद द परसेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट किसे कहेंगे? जिस टेम्परेचर पे आपका जो सेचुरेशन है वो होना चालू हो जाता है। सेचुरेशन का मतलब होता है जब एयर जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी को ऑब्टेन कर लेते हैं। एयर में जैसे आप लगातार मॉइस्चर एयर में जाता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एयर उस मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी। ऐसा ही होता है आपके रेनफॉल में,
लगातार मॉइस्चर जाता रहता है, आपके लगातार इवोपोरेशन होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब एयर उस मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाती है, फिर वो रेनफॉल के फॉर्म में जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ड्यू पॉइंट होता है। जो टेम्परेचर पे आपका सैचुरेशन होना चालू होता है, जिस टेम्परेचर पे आपकी एयर सैचुरेट हो जाती है, उस अपनी फुल कैपेसिटी ऑब्टेन कर लेती है कि बस हम इतना ही मॉइस्चर अपने अंदर ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जिस टेम्परेचर पे एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आपका जो वाटर है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कंडेंसेशन में गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लिक्विड टू गैसियस में जब कन्वर्ट होता है तब आपका होता है इवोपोरेशन, और कंडेंसेशन आपका होता है जब यही सेम अपोजिट हो, गैसियस टू लिक्विड फॉर्म हो। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर पे, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपका इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में भी पूछता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर इवोपरेट करना चालू होता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर इवोपरेट करना चालू होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कई सारी चीजों से अफेक्ट होती है। जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर किसी एयर का मान लो 100 ग्राम एयर है किसी एरिया में, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो वहां पे जो इवापोरेशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर हमने मूवमेंट ऑफ एयर को बढ़ा दिया तो भी इवापोरेशन बढ़ जाएगी। जैसे हवा अगर चलती है तो इवापोरेशन होता है, ज्यादा होता है। हवा जितनी तेजी से चलेगी उतनी ज्यादा तेजी से इवापोरेशन होगा। इसीलिए आप कभी आपके कपड़े नहीं सूखते हैं तो आप फैन चला देते हैं, फैन चलाने से आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर की मूवमेंट कंटिन्यू हो रही है। एयर की मूवमेंट होती है तो जो सैचुरेटेड एयर होता है वो हट के अनसैचुरेटेड एयर आ जाता है। अनसैचुरेटेड एयर फिर और ज्यादा मॉइस्चर को लेता है, फिर वो हट जाता है, फिर अनसैचुरेटेड लेयर आती है एयर की। तो ऐसे करके जितना ज्यादा एयर का मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा आपकी इवापोरेशन होगी। ये दो फैक्टर हैं जो आपकी इवापोरेशन को रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपने पढ़ा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और ये किसके थ्रू होता है? रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। जो आपका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन में वाटर जो है वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट कैसे होगा? कुछ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे आपके सी सॉल्ट हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। सी सॉल्ट, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स को इसी इसी आपके पार्टिकल्स के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट रहता है वो चिपकना चालू करता है। यहाँ पे आपके सी सॉल्ट के साथ या फिर पॉलन ग्रेन के साथ वाटर जो होगा वो जुड़ना चालू होता है, और धीरे 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 वो ड्रॉप के फॉर्म में बड़ा होता चला जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रह पाएगा, तब वो वहां से नीचे आपका फॉल डाउन होगा, जो कि रेन फॉल के फॉर्म में गिरता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका कंडेंसेशन होता है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जैसे आप नमक बाहर रख देंगे तो देखेंगे वो गीला गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक जो है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कंडेंसेशन जो है वो कब कब होता है? पहला आपका है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे मान लो ये रूम है, एक रूम में अगर वॉल्यूम जो है इतना ही, रूम के जितना ही वॉल्यूम है इतना ही एयर है, अगर उसमें टेम्परेचर को हम कम कर दें, रूम का टेम्परेचर कम कर दें, किस पॉइंट पे? ड्यू पॉइंट पे। ड्यू पॉइंट आपने पढ़ा कि जिस टेम्परेचर पे एयर सैचुरेट हो जाता है उसी को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो अगर हम टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट तक रिड्यूस कर दें तब आपका कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एसी बहुत ज्यादा स्लो कर देते हैं गर्मी के टाइम में, तो देखेंगे आप मॉइस्चर जो नमी है वो आपको कमरे में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस। दूसरा कब होगा कंडेंसेशन?
जब वॉल्यूम भी कम करें और टेम्परेचर भी कम करें, दोनों को कम करेंगे तब भी आपका कंडेंसेशन होगा। तीसरा कब होगा? मॉइस्चर इज एडेड टू एयर, जब हम एयर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर एड करें, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब एयर उस मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगा, तब आपका कंडेंसेशन होना चालू होगा। तो ये आपके कुछ प्रोसेस थे जिससे कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ पे देखेंगे कंडेंसेशन के आपके मेनली 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है आपका ड्यू। ड्यू को हम ओस भी कहते हैं। जैसे आप गांव वाले एरिया में होंगे तो आपको ओस सुनने को मिलता होगा कि ओस गिर रहे हैं या ओस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली में ड्यू और ओस होता क्या है? ये आपके कोल्ड सरफेसेस से फॉर्म होता है, जैसे स्टोन्स हो गया, ग्रास हो गया, प्लांट लीव्स हो गए, ठीक है। आप घास के पौधों पर देखेंगे, पेड़ों के पत्तों पर देखेंगे, कोई आपकी जैसे स्टूल वगैरह बाहर रखी हुई है या फिर आपने कहीं स्टोन वगैरह कहीं बाहर है, तो उस पे देखेंगे छोटी छोटी आपके वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं, बूंदें पड़ी होती हैं, उसी को हम कहते हैं ड्यू। ये बनता कब है? जब जो आपका कंडेंसेशन है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर हो। फ्रीजिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम फ्रीजिंग कहते हैं। वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि कंडेंसेशन जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, तब आपका ड्यू बनेगा, तब आपकी ओस बनेगी, ठीक है। और ये कहाँ बनेगी? स्टोन, ग्रास ब्लेड्स, प्लांट लीव्स वगैरह पे। आइडियल कंडीशन इसके फॉर्मेशन के लिए क्या है? ओस कब बनेगा या कब गिरेगा? जब आपका स्काई क्लियर होगा, आसमान एकदम साफ हो, रात को काम एयर, हवा एकदम शांत हो, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफी ज्यादा हो, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, ठंडी रातें हो और लंबी रातें हो, ठीक है, तब जाके आपकी ओस की बूंदें गिरती हैं। आपने ज्यादातर फरवरी मार्च वगैरह के महीने में देखा होगा, अप्रैल के महीने में देखा होगा कि ओस की बूंदें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं आप जून में चले जाएं तो रातों में हवाएं भी चलती हैं। आप बारिश के मौसम में चले जाएं तो उसमें भी रातों को हवाएं चलती हैं। तो जब रात को हवा चलेगी तब आपको ओस देखने को नहीं मिलेगी। जब रात में हवाएं नहीं चलती हैं तब आप देखेंगे पौधों पे या फिर पत्तियों पे आपको ओस की बूंदें दिखेंगी, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मेशन के लिए आइडियल कंडीशन है। नेक्स्ट टाइप का आपका कंडेंसेशन है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट देखेंगे, ये फ्रॉस्ट और ड्यू दोनों सेम होते हैं, बस इनकी जो अपीयरेंस होती है और जो जिस टेम्परेचर पे ये फॉर्म होते हैं वो अलग अलग होता है। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो क्रिस्टल लेयर फॉर्म में होती है। इसको हम पाला भी कहते हैं, फ्रॉस्ट को हम पाला भी कहते हैं। आप कभी भी आलू की पत्तियों पे देखिए, जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो आलू की पत्तियों में पतली पतली बर्फ की लेयर बन जाती है, बहुत पतली लेयर। अगर आप उसको छू के देखेंगे तब आपको वो थोड़ी सी पता चलेगी। तो उसी को हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ये कब बनेगा आपका? जब आपका जो कंडेंसेशन है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, तब आपकी फॉर्मेशन होगी फ्रॉस्ट की। और फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे होगा तब फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू का। तो क्रॉस फ्रॉस्ट जो होता है वो आपका क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, बर्फ के फॉर्म में होता है। इसीलिए जब आपके जो पौधों की, पेड़ों की पत्तियां हैं या फिर आपके आलू के पौधे होते हैं वो फट जाते हैं, उनके अंदर जब फ्रॉस्ट जम जाता है, आपकी पाला लग जाता है उनको, तो वो फट जाती हैं। क्योंकि जो बर्फ होती है, आइस होती है, उसकी वॉल्यूम वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब आलू के अंदर, आलू का जो प्लांट है उसके अंदर क्या है? वाटर है। वाटर वो जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो आलू की पौधे हैं उनकी पत्तियां, उसमें जो नसें हैं वो फट जाती हैं। उसके फटने की वजह से आलू का पौधा मर जाता है, ठीक है। तो पाला लगने से आलू का पौधा मर जाता है। उससे हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? खेतों में पानी वगैरह भर देना चाहिए, या फिर आप धुआं का भी यूज कर सकते हैं, स्मोक का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड टाइप का आपका कंडेंसेशन का फॉर्म है फॉग एंड मिस्ट। फॉग और मिस्ट कब बनता है? ये भी आपके जब टेम्परेचर क्या हो, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो, और ऐसे एरिया में बनेंगे जहां पे कंडेंसेशन, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, जहां पे सी सॉल्ट होगा, पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह के टाइम में आपको बहुत ज्यादा फॉग, उसको हम कहते हैं
स्मॉग देखने को मिल जाएगा। जब स्मोक के पार्टिकल्स और फॉग के पार्टिकल्स दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब हम उनको कहते हैं स्मॉग। ठीक है, ये बहुत एक टाइप का पोल्यूटेंट होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। ठीक है, इसमें सांस लेना बहुत ही डेंजरस होता है, इससे हमें अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉग और मिस्ट, ये दोनों क्या करते हैं, एक ही होते हैं, बस इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है मॉइस्चर कंटेंट का। मिस्ट के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है, और फॉग के अंदर नमी कम होती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। आप ठीक है, कभी आप मॉर्निंग में देखें विंटर के टाइम में तो आपको ये देखने को मिलेगा। मिस्ट जो होता है वो ज्यादातर आपके माउंटेनियस एरिया में बनते हैं। ठीक है, मिस्ट आपके ज्यादातर माउंटेनियस एरिया में बनते हैं, जबकि फॉग ज्यादातर आपके प्लेन एरिया में बनते हैं। बेसिक डिफरेंस इसमें मॉइस्चर कंटेंट का होता है, मिस्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, फॉग में मॉइस्चर कंटेंट कम है। फोर्थ टाइप का आपका प्रेसिपिटेशन का टाइप है कंडेंसेशन का टाइप है आपका क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, ये भी माइन्यूट ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के या फिर आइस क्रिस्टल के, लेकिन इनका जो कंडेंसेशन होता है, ठीक है, ये गैस से लिक्विड में आपके काफी हाइट पे कन्वर्ट होते हैं, काफी ज्यादा एलिवेशन पे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपको बहुत ऊपर दिखाई देते हैं। जो क्लाउड्स होते हैं वो आपको काफी ऊपर दिखाई देते हैं। तो ढेर सारे जब वाटर के ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल जाते हैं तब हम उनको कहते हैं क्लाउड्स। ठीक है, ये जो क्लाउड्स होती हैं मेनली आपकी, अगर हम फॉग देखेंगे तो फॉग भी आपका एक टाइप का क्लाउड ही है, मिस्ट भी आपका एक टाइप का क्लाउड ही है, बट वो ग्राउंड सरफेस के एकदम नजदीक में फॉर्म होता है, जबकि जो क्लाउड होता है वो बहुत हाइट पे फॉर्म होता है। फॉग और मिस्ट एकदम ग्राउंड के आपके नजदीक में फॉर्म होते हैं, इसीलिए आपको देखे एकदम आपको बादल के जैसा दिखता होगा। अगर हम इनके हाइट, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो क्लाउड्स आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका सीरस क्लाउड, जो क्लाउड आपको सबसे ज्यादा हाइट पे मिलेंगे। ठीक है, लगभग ये 8000 मीटर से 12000 मीटर यानी कि 8 से 12 किलोमीटर ऊपर हाइट पे आपको दिखाई देते हैं। ये कैसे होते हैं, थिन डिटैच्ड क्लाउड्स, फीदरी अपीयरेंस एंड व्हाइट इन कलर। ये आपको बहुत पतले पतले ऐसे आपको लेयर में मिलेंगे, बहुत पतली फीदरी अपीयरेंस होगी, आपको पंखों के जैसे अपीयरेंस इनको मिलेगी, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं वैसे ही आपको अब देखने को मिलेगा, और ये हमेशा व्हाइट कलर में होते हैं। आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम में जो सनसेट और सन के टाइम में आप सनराइज के टाइम में जो क्लाउड्स देखेंगे वो मेनली आपकी सीरस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सीरस क्लाउड्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये फीदरी अपीयरेंस में होते हैं और इनका कलर व्हाइट होता है। दूसरे टाइप का जो क्लाउड है वो है आपका क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड आपका 4000 मीटर से 7000 मीटर हाइट पे पाया जाता है। इसको हम यहाँ वहां बिखरे हुए देख सकते हैं, कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, और इसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है। इस टाइप्स के जो क्लाउड आपको मिलेंगे ये आपके क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, इसका बेस हमेशा कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, और बाकी जो आपका सीरस क्लाउड्स होता है वो आपको इस फॉर्म में ऐसे दिखेगा आपके सनसेट और सनराइज के टाइम में। तो सीरस क्लाउड सबसे ज्यादा हाइट पे है, उससे कम हाइट पे है आपका क्यूमुलस क्लाउड। नेक्स्ट क्लाउड का टाइप है आपका स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड देखेंगे तो ये आपका लेयर्ड क्लाउड होता है। ठीक है, ये क्लाउड जो होता है आपका लेयर्ड फॉर्म में होता है, इस तरह से स्ट्रेटस क्लाउड आपका लेयर फॉर्म में होता है, और स्काई का सबसे लार्ज पोर्शन यही क्लाउड कवर करता है अगर हम इसको देखें तो। ठीक है, और ये फॉर्म किसकी वजह से होता है, फॉर्म ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर की एयर मासेस जब आके मिलती हैं तो उसको उससे आपका स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जो आपकी फ्रंट्स होती हैं, फ्रंटल एयर मासेस जो होती हैं, जब वो आके मिलती हैं तब भी आपके स्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका टाइप का क्लाउड है निम्बस क्लाउड। ये आपको काले काले एकदम बादल देखने को मिले, घने काले बादल। ठीक है, और ये अर्थ सरफेस से एकदम नजदीक में देखने में, जैसे बारिश के टाइम में आप देखेंगे आपको घने घने एकदम काले काले बादल दिखेंगे, दूर से ऐसे पास में आते हुए दिखते हैं। ये बादल आपके अर्थ के एकदम नजदीक में होते हैं और ये बहुत ज्यादा रेनफॉल करते हैं। ठीक है, निम्बस क्लाउड्स ये आपके शेपलेस मास ऑफ थिक एयर होता है, इसमें कोई एक्चुअली में शेप नहीं होता है, और इसमें जो
एयर होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, इसलिए आपको ब्लैक, डार्क, ग्रे दिखते हैं ये आपको। अगर हम इन चारों टाइप के क्लाउड्स को मिला दें तो इससे एक कॉम्बिनेशन बनता है, हाई क्लाउड का, मिडिल क्लाउड का, लो क्लाउड का, ठीक है। और ऐसे क्लाउड्स जिनकी इलिवेशन बहुत ज्यादा होती है। तो हाई क्लाउड्स जो होते हैं वो आपकी कौन कौन से हैं? सीरस, सीरो स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस। देखो जहां पे सीरस लग जाए या ये आप सी वर्ड देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि आप हाई क्लाउड है, काफी हाइट पे पाए जाएंगे, सीरस, सीरो स्ट्रेटस और सीरो क्यूमुलस। मिडिल क्लाउड में हमेशा अल्टो का यूज होता है, अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस। और जो आपके लो क्लाउड्स होते हैं वो आपके दो हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। यहाँ देख रहे हैं आप, आपने देखा मिडिल क्लाउड, हाई क्लाउड और लो क्लाउड। फोर्थ टाइप का आपका क्लाउड है क्लाउड विथ एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। ऐसे क्लाउड जिसकी वर्टिकल डेवलपमेंट यानी कि अर्थ से ऊपर, काफी ऊपर तक होते हैं, अर्थ के नजदीक भी रहेंगे, अर्थ से काफी ऊपर तक भी रहेंगे, तब हम उसको कहते हैं क्यूमुलस या फिर क्यूमुलो निम्बस। ये दो टाइप के आपके क्लाउड सबसे ज्यादा रेनफॉल को अकर करते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? कंडेंसेशन के बाद जब मॉइस्चर रिलीज हो जाता है एयर से, वो जमीन पे गिर जाता है, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के आपके कई फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है आपका रैनफॉल। रैनफॉल जो होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है। आप यहाँ पे देखें रैनफॉल, जब वाटर के ड्रॉपलेट्स जमीन पे गिरते हैं, ठीक है, ऊपर है तो वो क्लाउड्स के फॉर्म में है। होता क्या है, जब आपकी इवोपरेशन होती है, सपोज यहाँ पे इवोपरेशन हुई, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आपका जो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो जब हम ऊपर जाएंगे, वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा तो ये कंडेंस होगा, धीरे धीरे कंडेंस होकर ये लार्ज क्लाउड के फॉर्म में आपका इस प्रकार से बनेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर ड्रॉपलेट्स, इस क्लाउड के वाटर ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाएंगे कि वो एयर में, हवा में नहीं रह सकते, उनका वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हवा में नहीं रह पाएंगे, और वो तब वो जमीन की तरफ गिरना चालू करते हैं, तब होता है आपका रैनफॉल। स्नोफॉल कब होगा? जब रैनफॉल 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे हो, यानी कि यही वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी जमीन पे गिर रहे हैं, लेकिन वहां का टेम्परेचर, उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे रैनफॉल होता है तो अब वो आपका स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में होता है। थर्ड देखेंगे हम लोग स्लीट। जो आपका स्लीट होता है वो फ्रोजन रेन ड्रॉप है या फिर रीफ्रोजन मिल्ट वाटर है। ये कैसे फॉर्म होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर की 3 लेयर दी गई हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। मिडिल का जो एयर है उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है। और जो सबसे नीचे ग्राउंड के पास वाला एयर का लेयर है उसका टेम्परेचर फिर से फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। अब होगा क्या, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स इस एरिया से जब पास होगी तब यहाँ पे ये क्या होगी, आपके क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की जो एयर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है। फिर अगेन ये जब दूसरे लेयर में पहुंचेंगी जहां की फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में अगेन कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अगेन ये जब ग्राउंड के पास आएगी तो ग्राउंड के पास भी टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो अगेन ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन होता है स्लीट का, जब आपकी एयर अलग अलग टेम्परेचर की, एयर की लेयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, अलग अलग टेम्परेचर की। एकदम ऊपर आपका फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे एयर हो, बीच में आपका फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे एयर हो, और ग्राउंड के नजदीक में फ्रीजिंग पॉइंट से अगेन कम टेम्परेचर हो, तब आपका फॉर्मेशन होगा स्लीट का, ठीक है। छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपके टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे लेकिन सॉलिड फॉर्म में होंगे, छोटे छोटे एकदम वाटर ड्रॉपलेट्स के जितने बड़े बड़े ये गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका हिल, जिसे हम ओला कहते हैं, हिल स्टॉर्म भी कहते हैं, हिल कहते हैं, जो भी आप कह लें। ये कैसे होते हैं, स्मॉल राउंडेड पीसेस ऑफ आइस इन कंसेंट्रिक लेयर।
ये राउंडेड पीसेस होते हैं आइस के, और इनके ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स की कई सारी लेयर इनके ऊपर बनती चली जाती हैं। ये कब बनते हैं उसको हम देखते हैं। जब ऊपर वाली एयर की लेयर क्या हो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर क्या हो, फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो, और नीचे जो ग्राउंड के पास वाली एयर है उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो, तब आपका फॉर्मेशन होता है हिल का, ठीक है। जैसे ऊपर से जब वाटर आ रहा है तो वो नीचे आते आते क्या होगा, नीचे फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है ग्राउंड के नजदीक में। ऊपर तो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही उस एयर में पहुंचेगा जहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाकी जो वाटर होगी उसके चारों तरफ चिपकेगी तो थोड़ा और बड़ा होगा, और वाटर चिपकेगी तो और ज्यादा बड़ा होगा, फिर और वाटर उसमें चिपकेगी तो काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह से आपका जो हिल होता है उसकी साइज काफी बड़ी हो जाती है, जबकि स्लिट की साइज बहुत छोटी होती है, आपके वाटर ड्रॉपलेट जितनी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स में देखें तो आपके मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा ओरोग्राफिक रेनफॉल, और तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल देखेंगे, पहले इसको देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया। कन्वेक्शनल रेनफॉल वहां पे होगा जहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे इक्वेटर वाले एरिया पे। यहाँ पे दिन के टाइम में टेम्परेचर, ग्राउंड का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, तो ग्राउंड के टेम्परेचर में जो एयर कांटेक्ट में आएगी उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एयर के टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से ये एयर ऊपर उठना चालू करेगी, ठीक है। और ऊपर जाने पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका डिक्रीज होता है, कम होता है। जब ये ऊपर जाएगी तो अगेन ये क्या होगी, क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगेन ये रेनफॉल के रेन के ड्रॉपलेट्स बन के आपके जमीन पे वापस गिर जाएगी। फिर अगेन यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा, अगेन जाएगी, और फिर ये अगेन वापस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, रेनफॉल के फॉर्म में जमीन पे गिर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। यहाँ पे हॉट लेयर है एयर की, इसकी वजह से ये एयर ऊपर उठ जा रही है। गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, तो गर्म हवा ऊपर जाएगी, यहाँ ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हुआ तो फिर से ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुई, अगेन ये वापस जमीन पे गिर जाएगी, और फिर से ये गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी। ये कंटिन्यूअसली आपका कन्वेक्शनल होता रहता है, जिसकी वजह से आपकी कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है। जैसे आप लोग गैस पे आप बर्तन रखिए, उसमें चावल उबलता हुआ देखिए, तो उसको देखेंगे आप, चावल नीचे से ऊपर आता है, फिर वो अगेन नीचे चला जाता है, फिर नीचे से ऊपर आता है, फिर अगेन नीचे चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है, तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो क्या कर रहा है, गर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो रही है, वो ऊपर चला जा रहा है। ऊपर जाने पे वो ठंडा हो जा रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, फिर नीचे चला आ रहा है। इस टाइप के रेनफॉल को आप कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ये कॉमन होते हैं समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में, या फिर हॉटर पार्ट ऑफ द डे, जब दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो गर्मी में हमें कभी कभी शुरू का जो गर्मी होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी शुरू में रेनफॉल देखने को मिलता है। कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ज्यादातर ये इक्वेटोरियल रीजन्स में, इक्वेटोरियल रीजन में आप जाएंगे, हर दिन शाम के टाइम, आफ्टरनून के टाइम आपके रेनफॉल देखने को मिलता है। इक्वेटर पे आपके डेली रेनफॉल होता है, ठीक है। इसीलिए वहां लगभग 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है साल भर में। और ये आपके इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में कन्वेक्शनल टाइप के रेनफॉल मिलेंगे। ओरोग्राफिक रेनफॉल को देखें तो इसको माउंटेनस रेनफॉल भी कहा जाता है। ये ऐसे एरिया में होगा जहां पे माउंटेन्स होंगे। जैसे सपोज दिस इज योर माउंटेन। अब यहाँ पे होगा क्या, इस साइड से आपकी एयर आ रही है, ये एयर क्या करेगी, दिस एयर विल कोलाइड विद दिस माउंटेन, यहाँ पे टकराएगी। अब इसको आगे जाने के लिए रास्ता मिलेगा नहीं, तो दिस विल स्टार्ट राइजिंग, ये आपकी ऊपर की तरफ उठना चालू होगी। एंड अगेन द सेम प्रोसेस विल हैपन, एज यू नो दैट व्हेन वी मूव अपवर्ड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब यहाँ ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे होगा क्या, अगेन ये आपकी क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगी, और फिर अगेन यहाँ पे बारिश होना चालू होगी। तो इस एरिया में जहां पे आपकी विंड आके जिस एरिया पे टकराएगी, इस साइड, माउंटेन के इस साइड को बोलते हैं विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड, देखो यहाँ पे विंड दिख रहा है, विंडवार्ड मतलब विंड की तरफ, तो विंड की तरफ यही है। विंड के अपोजिट अब ये अगेन यहाँ पे जाएगी, और ये जो हवा होगी सारी, इसमें नमी यहीं पे खत्म हो गई, अब इस हवा में नमी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे दूसरे साइड में ये बारिश नहीं कर पाएगी। तो दूसरे साइड, माउंटेन के दूसरे साइड को बोलते हैं लीवार्ड साइड। लीवार्ड
साइड ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन का ऐसा साइड जो विंड वार्ड होगा, यानी कि जिस साइड से एयर आके टकराएगी वहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा और ली वार्ड साइड में रेनफॉल कम होगा। तो जब माउंटेन एरिया से टक्कर किसी माउंटेन से टकरा के आपकी एयर ऊपर उठती है और रेनफॉल करती है, तो उस टाइप के रेनफॉल को कहते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया में आपको वेस्टर्न घाट वाला रीजन मिलेगा। यहाँ पे वेस्टर्न घाट का ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे पूरा माउंटेन का रीजन है, जब हिल का रीजन है। जब यहाँ पे एयर विंटर करती है, विंड इंटर करती है, तो क्या करती है, इसके वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे ज्यादा रेनफॉल करती है, जबकि ईस्ट में आप जाएंगे जैसे जैसे रेनफॉल की अमाउंट कम होती चली जाती है। नेक्स्ट टाइप का आपका रेनफॉल है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल को हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो साइक्लोन की वजह से होता है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ किस एरिया में कितना रेनफॉल होता है, उसको हम आइए देखते हैं। ज्यादातर जो आपका रेनफॉल होता है वो इक्वेटर से जब हम पोल पे जाने लगेंगे, इक्वेटोरियल एरिया से जब हम पोलर एरिया की तरफ जाने लगेंगे, तब रेनफॉल की अमाउंट आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे रेनफॉल की अमाउंट कम होती चली जाती है। ओशियंस में ज्यादा होती है और कॉन्टिनेंट्स में कम होती है। आपके जो कॉन्टिनेंट्स है उस पर रेनफॉल कम होता है, ओशियन में रेनफॉल ज्यादा होता है। अगर हम स्पेसिफिकली आपके लैटिट्यूड्स की बात करें तो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इस वाले रीजन में आपकी रेनफॉल ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्लीज चलती हैं। अगर आप जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ईस्टर्लीज चलती हैं। ईस्टर्लीज चलने की वजह से जो रेनफॉल होती है वो मेनली ज्यादा होती है, और वो आपके ईस्टर्न पार्ट पे होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे होती है। हैवी रेन ऑन ईस्टर्न कोस्ट। तो देख रहे हैं आपका इस डायरेक्शन में विंड ईस्ट है, इस डायरेक्शन में वेस्ट है। तो आपकी मान लो सपोज अगर यहाँ कोई एरिया है तो इसके ईस्ट वाले एरिया में बारिश होगी, यहाँ कोई एरिया है तो इसके ईस्ट वाले एरिया में बारिश होगी। तो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा बारिश होती है, और 45 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे वेस्टर्न मार्जिन पे ज्यादा बारिश होती है। वेस्टर्न मार्जिन ज्यादा बारिश क्यों होगी, क्योंकि इसी एरिया से आपकी वेस्टर्लीज चलना चालू होती है। वेस्टर्लीज आपकी वेस्ट डायरेक्शन से चलती है। जब ये वेस्ट डायरेक्शन से चलेगी तो क्या करेगी, इस साइड जब जाएगी, इधर आपका इधर जाने पे ईस्ट होता है। तो मान लो सपोज अगर यही कोई हमारा एरिया है, ये वेस्ट डायरेक्शन से ईस्टर्लीज आ रही है, तो जहां पहले कॉन्टिनेंट पे ये टकराएगी वहीं सबसे ज्यादा बारिश करेगी। तो 45 डिग्री और से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पे वेस्टर्न मार्जिन पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। अगर हम इसके जनरल आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात करें तो 200 सेंटीमीटर पर एनम, एक साल में लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है आपके इक्वेटोरियल बेल्ट वाले रीजन पे, इक्वेटर वाले रीजन पे। विंडवार्ड स्लोप पे आपने पढ़ा कि ये आपका क्या है, विंडवार्ड स्लोप, माउंटेन एरिया में जहां पे विंड आके टकराती है। कोस्टल एरियाज ऑफ मानसून लैंड, मानसून लैंड जैसे हमारा इंडिया क्या है, एक मानसून लैंड है। हमारे इंडिया के कोस्टल रीजन पे भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है कूल टेम्परेट जोन में। और आप ये जोन पढ़े हैं आपका टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन, ये 3 टाइप के जोन होते हैं जो आप लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाया जा चुका है। 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल होती है कोस्टल एरियाज में और इंटीरियर कॉन्टिनेंट के पार्ट में, कोस्टल एरियाज में और इंटीरियर कॉन्टिनेंट के पार्ट में। और ये कोस्टल एरिया कौन से होंगे, आपके जो ईस्टर्न कोस्ट वाले एरियाज हैं। 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड। सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरिया में ऐसे लैंड जो सेंटर में हो, जैसे ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल लैंड कहते हैं। तो ट्रॉपिकल लैंड के इंटीरियर पार्ट, सेंट्रल पार्ट, उसके बीच वाला पार्ट हो, जैसे आपका चाइना का पार्ट हो गया, चाइना का एकदम इंटीरियर वाला पार्ट। ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड, और ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड का भी, वहां पे 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है पूरे साल में कहाँ पे, रेन शैडो जोन ऑफ इंटीरियर कॉन्टिनेंट एंड हाई लैटिट्यूड, जो हाई लैटिट्यूड वाले रीजन जैसे आपके पोल वाले रीजन हो गए, और या फिर रेन शैडो जोन ऑफ इंटीरियर कॉन्टिनेंट,
इंटीरियर कॉन्टिनेंट के रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन जैसे ये आपका लीवार्ड साइड जो माउंटेन का होता है उसी को हम कहते हैं रेन शैडो जोन। इसी को हम और क्या कहते हैं, रेन शैडो जोन। मतलब यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रेनफॉल आपके लीव विंडवार्ड साइड पे हो जाएगी, तो लीवार्ड साइड या फिर रेन शैडो जोन में बारिश बहुत कम होगी। ये था आपका जनरल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।